हेलो फ्रेंड्स, आवर अकेडमी वेलकम्स यू। आप सबका आवर अकेडमी में स्वागत है। हम भूगोल विषय की कक्षा के साथ में इस क्लास में आज उपस्थित हैं। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ में। और आज का सुविचार है आप जो करना चाहते हैं उसके लिए कभी देर नहीं होती। इट इज़ नेवर लेट वॉट यू वॉन्ट टू स्टार्ट। आप जो भी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए कभी देर नहीं होती। अर्थात जब भी, वैन एवर, जब भी आप तैयार हो उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए तो स्टार्ट कर लीजिए। कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अब तो बहुत लेट हो गए, अब तो बहुत देरी हो गई, अब क्या स्टार्ट करें, अब हम तो पीछे रह गए। ऐसा नहीं होता। जॉर्ज इलियट का ये कथन है। ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में किसी और डिसीजन को लेना चाहते हैं तो उसके लिए कभी देर नहीं होती। उसके करने की गुंजाइश हमेशा होती है, बशर्ते आप तैयार रहें। गुंजाइश हमेशा होती है। एग्जाम्पल है बराक ओबामा। अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार बनते हैं और 60 साल की उम्र से पहले रिटायर हो जाते हैं। और जो बाइडन, जो वर्तमान राष्ट्रपति अमेरिका के, वो 78 ईयर्स में जाकर के बनते हैं। इससे ये पता चलता है कि ज़िंदगी में जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी हमारे सपने हैं, उसमें कभी देर नहीं होती। उसे करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमें इसी एनर्जी के साथ में, इसी सकारात्मक भाव के साथ में अपनी ज़िंदगी में निर्णयों को लेना चाहिए। इसी सुविचार के साथ में शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ये संक्षिप्त परिचय है। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख ली, हमने पृथ्वी की विभिन्न परतें देख ली, हमें पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को हम देख चुके हैं। हम पृथ्वी के प्रमुख भौतिक भू आकृतियां हैं, उनके बेसिक्स, पर्वत, पठार, और ये देख चुके हैं। और आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है मैदान। आगे बढ़ने से पहले कल की जो क्लास रही थी पठारों का वर्गीकरण, उसका हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पठार कहते किसे हैं? जमीन का वह ऊंचा उठा भाग जिसका टॉप समतल हो, जिसके किनारे तीव्र हो, उसे हम पठार कहते हैं। पठारों का वर्गीकरण 4 आधारों के आधार पर किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पे, स्थिति के आधार पे, विकास के आधार पे और जलवायु के आधार पे। यदि पठार का निर्माण ज्वालामुखी से बाहर आए लावे के जमाव से होता है तो उसे हम कहेंगे लावा निर्मित। यदि पठार का निर्माण उच्च अक्षांश या ऊंचे स्थान जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है और बर्फ जो रहती है वहाँ निर्मित पठार को हम हिमानीकृत पठार कहते हैं। ऐसे स्थान जहाँ वायु मिट्टी के कणों को उड़ा करके ले आती है और पठार के रूप में जमा करती है उन्हें वायु जनित पठार कहते हैं, जिसमें हमें पोतवार का पठार पाकिस्तान और लोएस पठार चीन हमने देखा था। जलज पठार वो पठार जिसका निर्माण भूसंति के अंदर नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से, उसमें दबाव पड़ने और वलन पड़ने से जिसका निर्माण होता है उसे जलज पठार कहते हैं। या फिर समुद्र के अंदर यदि किसी पठार का निर्माण होता है तो उसे भी हम जलज पठार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थिति के आधार पे पठार। अंतर पर्वतीय ऐसे पठार जो चारों तरफ पर्वत श्रेणी से घिरे हुए हो तो उसे हम कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। एग्जाम्पल हमने देखा था बोलिविया का पठार जो है एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, वो अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। उसके अलावा एग्जाम्पल देखा था मैक्सिको का पठार जो सीरा माद्रे ओरिएंटल और सीरा माद्रे ऑक्सीडेंटल 2 पर्वत श्रेणी के बीच में आया हुआ है, तो उसको भी हम अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। तीसरा हमने पठार देखा था तिब्बत का पठार जो कुनलुन श्रेणी और हिमालय श्रेणी, इधर ऊपर की ओर कुनलुन श्रेणी है, नीचे की ओर हिमालय श्रेणी है, इसके बीच में जो है वो तिब्बत का पठार आया हुआ है, इसलिए उसको अंतर पर्वतीय पठार हम लोग कहते हैं। पर्वत पदीय पठार ऐसे पठार जिसका निर्माण पर्वत के पद पर यानी पर्वत के ठीक नीचे हुआ हो उन्हें हम पर्वत पदीय पठार कहते हैं। ये पर्वत है और ये जो है वो पर्वत पदीय या पीडमोंट प्लेट्यू है। आगे की ओर बढ़ते हैं। महाद्वीपीय पठार ऐसे पठार जिनका विस्तार संपूर्ण महाद्वीप पर हो या महाद्वीप के बहुत बड़े भूभाग पर हो
तो उसको हम महाद्वीपीय पठार कहते हैं। एग्जाम्पल है भारत का दक्कन प्लेट्यू, ग्रीनलैंड पठार, अंटार्कटिका का पठार, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? महाद्वीपीय पठार के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पठार का विकास के आधार पर वर्गीकरण। नवीन पठार ऐसे पठार जो इसकी ऊंचाई अधिक है, जिसके अंदर बड़े बड़े गार्ज या कैनियन बने हुए हैं, और उन्हें हम नवीन पठार कहेंगे। ऐसे पठार जो समय के साथ घिस गए हैं और उनकी हाइट कम हो गई है, उनको हम प्रौढ़ पठार कहेंगे। और वृद्धावस्था वाले ऐसे पठार जो अब समतल हो चुके हैं नदी द्वारा, जल द्वारा, पवन द्वारा, हिम द्वारा, उन्हें हम वृद्धावस्था वाला पठार कहते हैं। ऐसा पठार जो प्रौढ़ पठार रहा हो और किसी कारणवश से उसकी हाइट बढ़ गई, हाइट कैसे बढ़ेगी? या तो उसके पास का हिस्सा नीचे दब जाए या वह पठार जो है वो ऊपर उठ जाए, तो उसे हम पुनर्युवनित पठार कहते हैं। वृद्धावस्था पठार का उदाहरण था रांची का पठार। उसके बाद में हमने देखा था पठारों का वर्गीकरण जलवायु के आधार पे। जलवायु के आधार पे जो पठार है उसमें आर्द्र पठार, वे पठार जो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, उन्हें हम आर्द्र पठार कहते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था मेघालय का पठार। शुष्क पठार वह पठार जहां पर वर्षा से वाष्पीकरण अधिक होता है, अर्थात जहां का क्लाइमेट शुष्क हो, ऐसे पठार को हम कहते हैं शुष्क पठार। हिमाच्छादित पठार वे पठारी भाग जिसके ऊपर हिम यानी बर्फ जमी हुई होती है। ये दो जगहों पे हो सकती है, या तो उसकी ऊंचाई बहुत ऊंचाई पर स्थित हो पठार। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, और टेम्परेचर यानी तापमान कम होने का अर्थ है पानी का जमना, अर्थात बर्फ का बनना। दूसरा ये हो सकता है कि उच्च अक्षांशों के अंदर, जो पृथ्वी से हम जैसे ही भूमध्य रेखा से दोनों ओर ऊपर या नीचे उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो पृथ्वी की जो किरणें हैं वो तिरछी होती जाती हैं, और इन पृथ्वी की तिरछी किरणों का परिणाम ये होता है कि वो हिम आच्छादित रहते हैं। तो ये क्विक रिवीजन था पठारों के वर्गीकरण का। उसका आधार था उत्पत्ति के आधार पे, स्थिति के आधार पे, विकास के आधार पे और जलवायु के आधार पे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हम पर्वत पढ़ चुके हैं, पठार पढ़ चुके हैं, और आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है मैदान। टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रमुख भौतिक भू आकृतियां। अब मैदान की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि मैदान होता क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैदान। हम खेल के मैदान को समझते हैं, हम गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में चर्चा करते हैं, तो मैदान हमारे लिए जाना पहचाना शब्द है। लेकिन ये होता क्या है, यदि ये 2 नंबर में कोई पूछ लिया जाए या किसी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, या किसी मैदान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं ये किसी एग्जाम में आ जाए, तो हमें क्या आंसर होना चाहिए? तो मैदान वह होता है जो समतल होता है। पहली विशेषता क्या है? वो समतल होता है, ये समतल होता है। दूसरी विशेषता, इसका ढाल जो है बहुत या तो मंद हो या क्रमिक हो। ऐसा नहीं होगा कि उसका ढाल होगा ही नहीं। जरूरी नहीं है कि मैदान हमेशा ऐसा ही रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा ये दूर जाते धीरे 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 ऐसा भी हो सकता है कि इसका ढाल इधर भी हो इधर भी हो, लेकिन ये ढाल बहुत ही क्रमिक होगा। एकदम से नहीं होगा कि एकदम ऊंचा नीचा आ जाए या ऐसे जाके ऐसे जा जाए। ये पर्वत होगा, ये पठार होगा, लेकिन मैदान जो होगा वो समतल होगा और उसका ढाल होगा भी नहीं, और होगा तो बहुत ही क्रमिक होगा, जैसे इसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। निम्न उचावच होंगे, इसके अंदर बड़े उचावच ये और ये नहीं होंगे, निम्न उचावच होंगे, मतलब बहुत नीचे उचावच, छोटे मोटे, जैसे ये है हल्के छोटे मोटे उचावच होंगे। अब मैदान की ऊंचाई की बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। यदि हम यूरोप के अंदर जाते हैं, ये यूरोप है, हल्का सा नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं, ये यूरोप है। तो यूरोप के अंदर हम यदि देखें, हॉलैंड आया हुआ एक कंट्री है हॉलैंड। तो हॉलैंड के अंदर जो मैदान है वो ज़मीन से भी नीचे है, ज़मीन से सी लेवल से नीचे आया हुआ है। समुद्र जो ऊपर है और वो मैदान है वो नीचे है, इसीलिए जो समुद्र का पानी है वो मैदान के ऊपर भी आ जाता है। यदि हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो मैदान है उसकी बात करें तो वो ज़मीन से 1700 मीटर ऊंचा है। तो इस प्रकार जैसे हमने ये देखा था कि पर्वत वो होता है जो 600 मीटर प्लस ऊंचा हो, उसको हम पर्वत कहते थे। लेकिन मैदान पठार की हमने बात की थी तो हमने ये कहा था कि ऐसा कोई भूभाग जो ज़मीन से ऊंचा उठा हो वो पठार कहलाता है। लेकिन मैदान के मामले में ऐसा सच नहीं है, क्योंकि मैदान
पोल्डर्स जो हॉलैंड में पाए जाते हैं उनकी तरह समुद्र के लेवल से नीचे भी हो सकते हैं। कश्मीर घाटी के मैदानों की बात करें तो वो 1700 मीटर की हाइट पर आए हुए हैं। इस प्रकार मैदान की ऊंचाई जो होती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। अब मैदान जो होते हैं उनकी विशेषताएं क्या है? वो समतल होने चाहिए, उनका क्रमिक और मंद ढाल होना चाहिए, उसके अंदर ऊंचावच निम्न होने चाहिए, उन ऊंचाई विभिन्न स्थानों पे विभिन्न होती है। इस प्रकार ये मैदान की परिभाषा है। अब मैदान की हमने परिभाषा समझ ली। अब ये समझते हैं कि अलग अलग मैदानों के प्रकार, जिसमें पहला मैदान है नदीकृत मैदान, नदी द्वारा निर्मित मैदान। इसको जैसे ये पर्वत है, ये पठार होगा, फिर ये नदी का मार्ग है, फिर यहाँ जाते जाते ये समुद्र है। अब मान लो यहाँ पे कोई नदी बह रही है, यहाँ से ये नदी निकल रही है। मान लो ये नदी यहाँ पे धीरे 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 यहाँ जाकर के सी में मिल यानी समुद्र के अंदर ये नदी मिल रही है। लेकिन होगा क्या? ये नदी जब यहाँ से निकलेगी तो इस पदार्थ को अपने साथ बहाएगी, तोड़ेगी, इनके टुकड़े करेगी। तो दो तीन चीज़ें होगी। एक तो इसकी हाइट कम होती जाएगी, क्योंकि ये इसको तोड़ रही है, तो समय के साथ हाइट कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मैदान बन जाएगा। यही हाल इस पठार के भी होंगे, ये हाल इस ऊंचावच के भी होंगे। तो इस प्रकार नदियाँ जो होती है वो अपर्दन करती है। अपर्दन, अपर्दन क्या होता है? अपर्दन से अभिप्राय है कि नदियों द्वारा अपने मार्ग में आने वाले पठार, पर्वतीय भाग को काटना, अपने साथ बहाकर लेके जाना। ये जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं अपर्दन की प्रक्रिया। तो नदी के द्वारा जब अपर्दन की प्रक्रिया होती है, नदी अपने मार्ग में आने वाले जो ऊंचावच होते हैं उनको काटती चली जाती है, और एक समय के बाद में ये जो ऊंचावच होते हैं ये प्लेन मैदान के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे मैदान को हम कहते हैं नदीकृत मैदान। लेकिन ये जो नदी कितना भी काटे, फिर भी छोटे मोटे ऐसे कहीं 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 छोटा मोटा कुछ न कुछ ऊंचा नीचा चीज़ें रह जाती है उस मैदान में भी। इन्हें हम कहते हैं मोनडनाक, मोनेडनाक। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मोनडनाक से आप क्या समझते हैं? तो मोनेडनाक से अभिप्राय है नदीकृत मैदान के अंदर अपर्दन की प्रक्रिया से बचे हुए वो कठोर भाग जो समतल मैदान से ऊपर उठे हुए रहते हैं वो मोनेडनाक कहलाते हैं। तो आई होप कि अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मोनेडनाक है वो किस प्रक्रिया का परिणाम है? नदी, हिम, जल, वायु। तो आपका होगा कि मोनेडनाक जो है वो नदी का परिणाम है। अर्थात जब विभिन्न प्रकार के जो ऊंचावच होते हैं उन ऊंचावचों पे जब नदी द्वारा अपर्दन कार्य किया जाता है तो उसके अंदर जो ऊंचे नीचे भाग वहाँ पे जो बच जाते हैं उनको हम कहते हैं मोनेडनाक। ये जो इलाके हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये ऊपर हल्की फुल्की बच गई है, पूर्ण मैदान में नहीं कन्वर्ट हो पाई है, तो इन्हें ऊंचे नीचे पार्ट को हम कहते हैं मोनेडनाक। एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, मोनेडनाक जो होता है वो नदीकृत मैदान का पार्ट होता है। यह जो है एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, और ये कठोर चट्टानें होती है जो नदी द्वारा अपर्दन करने के बावजूद अपनी जगह पे बची रह जाती है और लंबे टाइम तक मैदान में ऊंचावच का परिणाम होती है। आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है? मोनेडनाक है। ये आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रकार है मैदान का वो है हिमानीकृत मैदान। हिमानीकृत यानी हिम के द्वारा बनाया गया मैदान। यह भी एक अपर्दनात्मक मैदान है। हिम भी क्या करता है? जैसे हमने नदी के मामले में देखा था वैसे के वैसे पहाड़ हो, पठार हो और कोई भू आकृति हो, तो जैसे जैसे सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हिम मिलती कहाँ है। अब ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ यहाँ पे चल रही है। जब ये बर्फ़ चलेगी, ये बर्फ़ जब चलेगी तो ये भी अपर्दन और अपक्षय करेगी।
अब हो क्या रहा है, इसको काटेगी, इसको काटेगी, इसको काटेगी, अपने साथ बहा करके लेके आएगी। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर क्या होगा कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ये होगा कि ये जो चीज़ है ये समय के साथ में ये जो ऊंचवाच है वो मिटेगा और ये मैदान का निर्माण कर लेगा। ये जो है वो मैदान का निर्माण हो जाएगा। मैदान क्या होता है? वह समतल भूभाग जिसका ढाल क्रमिक हो, मैदान कहलाता है। और इस प्रकार के मैदान आपको मिलेंगे कहाँ पे? ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। हिमानीकृत मैदान कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ हिम पाई जाएगी। हिम कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम कहाँ होगा? या तो ऊंचा पर्वत हो या उच्च अक्षांश हो। ये दो स्थिति है जहाँ पे आपको हिमानीकृत मैदान मिलते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? हिमानीकृत मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ऊंचे पर्वतों वाले स्थान में और उच्च अक्षांशों में। हिमानीकृत मैदान कैसे बनते हैं? बर्फ़ जो है वो रगड़ करती है, घर्षण करती है। जब यहाँ से ये चलती है तो घर्षण और रगड़ करती है। जब घर्षण और रगड़ करती है तो उसके अंदर क्या होता है कि ये देखो, अब ये धीरे धीरे बर्फ़ इसके साथ चलेगी तो इसको काटेगी, इसको काटेगी धीरे धीरे, और इसको भी काटेगी। तो समय के साथ में ये धीरे धीरे मैदान के रूप में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और ये मैदान किसने बनाया है? हिम ने बनाया है। किस प्रक्रिया के माध्यम से बनाया है? अपरदनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से बनाया है। अपरदनात्मक प्रक्रिया क्या होती है? किसी कारक द्वारा रगड़ और घर्षण के माध्यम से उस भूस्थलाकृति को काटना और अपने साथ बहाकर ले जाना अपरदनात्मक कहलाता है। ये कहाँ मिलेंगे आपको? हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो हमें पता है कि कनाडा है, फिनलैंड, नॉर्वेन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये कुछ कंट्री है जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई रहती है। और चूंकि जहाँ बर्फ़ रहेगी वहीं पे तो बर्फ़ बहेगी, और बहेगी तो वहाँ रगड़ भी होगा और घर्षण भी होगा। तो उच्च अक्षांशों के अंदर ये आए हुए हैं, इसीलिए वहाँ पे हिमानीकृत मैदान है वो आपको कनाडा के अंदर मिलते हैं, वो आपको फिनलैंड के अंदर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वायु घर्षित मैदान तीसरा प्रकार है। वायु घर्षित मैदान, नाम से पता चल रहा है जैसे ये कोई पहाड़ है या ये कोई ऊंचावच है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वायु बह रही है, जैसे यहाँ वायु बह रही है तो वायु क्या करेगी? धीरे 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 इसको काटेगी, अपने साथ हल्के हल्के कण काट काट के ले जाएगी, और कुछ चीज़ें यहाँ ला ला के जमा भी करेगी। वो निक्षेपणात्मक मैदान होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ये घर्षण करेगी तो समय के साथ क्या होगा? ये मैदान जो कभी यहाँ पे पर्वत रहे होंगे वो धीरे 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 समतल होता चला जाएगा, और कहीं कहीं ये टुकड़े आपको अभी भी नज़र आएंगे जिसको हवा उड़ा के नहीं लेके गई। हालांकि हवा चलती है तो ये भी धीरे धीरे घिसते हैं, और एक समय के बाद ये घिसते घिसते ये भी ऐसे ही समतल हो जाएंगे। तो वायु घर्षित मैदान होता है, उसके द्वारा जो निर्मित मैदान होता है उसको कहते हैं पैडी प्लेन। पैडी प्लेन, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ये विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। पैडी प्लेन से आप क्या समझते हैं? वायु घर्षित मैदान अर्थात वायु के अपरदनात्मक कार्य के द्वारा निर्मित मैदान को हम क्या कहते हैं? पैडी प्लेन कहते हैं। मोनेडिना का संबंध किससे था? नदी द्वारा निर्मित मैदान जिसमें कुछ टुकड़े, कुछ ऊंचावच बचे रह जाते हैं, उनको मोनेडिना कहते हैं। ठीक है। अब ये जब पूछा जाता है कि पैडी प्लेन से आप क्या समझते हैं, या अबसद में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पैडी प्लेन का संबंध है वायु अपर्दन से, जल अपर्दन से, नदी अपर्दन से, तो आपका आंसर होगा पैडी प्लेन का जो संबंध है वो वायु से है। वायु द्वारा घर्षित किए गए मैदान में जो है वो पैडी प्लेन कहलाता है। ये आपका पैडी प्लेन है। देख लीजिए, एक बार दिमाग के अंदर बैठा दीजिए, और अगले किसी भी एग्जाम में यदि आपको पैडी प्लेन पूछ लिया जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, छठी सातवीं आठवीं की किताबों में आपको मिल जाते हैं, और बेसिक क्लियर नहीं होते हैं तो आप आंसर नहीं कर पाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, पैडी प्लेन, पैडी प्लेन का संबंध है वायु घर्षित मैदान में स्थित पैडी प्लेन कहलाता है। कास्ट मैदान, अगला प्रकार कौन सा है? कास्ट मैदान। कास्ट मैदान क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जो चूना सेल वाले क्षेत्र है, जहाँ पे चूने की
चट्टानें पाई जाती है। तो हमने जब पृथ्वी जो विभिन्न परतें देखी थी, तो परतें देखते हुए हमने ये पाया था कि विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है। उसके बाद हमने चट्टानें पढ़ी थी, और चट्टानें पढ़ते हुए हमने ये पाया था कि चट्टानें जो अवसादी चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानें होती है, उसमें दो प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक तो जैविक चट्टानें, और एक चूनाकृत चट्टानें। चूनाकृत चट्टानें कौन सी होती है? ये वो चट्टानें होती है जिनका निर्माण जीव जंतुओं के ज़मीन के अंदर दबने से, उनके जो अवशेष हैं उनका चूने के रूप में कन्वर्टेड होने से हुआ था। तो ये चूनाकृत चट्टानें जो पाई जाती हैं, ये चूनाकृत चट्टानें। अब इसमें क्या होगा? जल आएगा। तो हम जानते हैं जल क्या करता है? चट्टान को घोलता है। जैसे यहाँ पे मान लो ये चूनाकृत चट्टान है, इसमें एक छोटा सा छेद बना, जल इसके साथ बहना शुरू जाएगा, इसके अंदर जाएगा भूमि में। इस जाते जाते वो क्या करेगा? इस चूने को साथ में घोलता चला जाएगा, और जैसे जैसे वो साथ में घोलता चला जाएगा तो ये गड्ढा गहरा होता जाएगा, और एक समय के बाद में पूरा चूना घुल चुका होगा। तो इस प्रकार चूने की जो चट्टानें थी वो यूं बड़ी बड़ी थी, वो समय के साथ धीरे धीरे प्लेन मैदान में बदल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि कास्ट मैदान चूना शैल वाले क्षेत्र के अंदर भूमिगत जल की गतिविधि के कारण अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था। अपर्दन चक्र क्या होता है? अपर्दन का अभिप्राय क्या है? जल, वायु, कास्ट, जल, वायु, हिम, इसके द्वारा ऊंचे नीचे भूभागों को काट करके, घर्षण करके अपने साथ बहा कर ले जाना जो है वो अपर्दन कहलाता है। और ये चक्र जब बहुत ज़्यादा हाइट होती है तब शुरू होता है, और धीरे धीरे जब ये इलाका मैदान बन जाता है तो ये समाप्ति की ओर होता है। तो ये अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था है। उस टाइम चूना शैल क्षेत्र के अंदर कास्ट मैदान का निर्माण होता है। क्वेश्चन ये आता है कि कास्ट मैदान से आप क्या समझते हैं, या कास्ट मैदान कहाँ पाया जाता है? चूना शैल वाले क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। कास्ट मैदान में कौन क्रिया करता है? जल क्रिया करता है। कब मिलता है? अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था के अंदर मिलता है। अब ये कहाँ कहाँ मिलेगा? आपको नैनीताल जाओगे, भारत के अंदर अल्मोड़ा जाओगे, तो वहाँ पे आपको कास्ट मैदान मिलेंगे। अर्थात वहाँ पे कभी चूने की बड़ी बड़ी चट्टानें रही होगी, जिसको जल ने घोलते घोलते अब समतल मैदान के रूप में उसका निर्माण कर दिया है। तो अगली बार यदि आपको नैनीताल और अल्मोड़ा जाने का मौका मिलता है तो आप कास्ट मैदान के साथ में अपनी सेल्फी जरूर लीजिएगा। उसके अलावा विश्व में देखें तो यूगोस्लाविया के अंदर भी ये कास्ट मैदान पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं मैदानों का वर्गीकरण, और मैदानों के वर्गीकरण में हम फर्स्ट पार्ट यानी अपर्दनात्मक मैदान विभिन्न कारक यथा नदी, हिम, वायु और भूमिगत जल, इनके माध्यम से चट्टानों को घोलकर, बहाकर, तोड़कर अपने साथ ले जाना अपर्दनात्मक कार्य होता है। इसमें हम चार चीज़ें देख चुके हैं, चार प्रकार के मैदान देख चुके हैं। नदीकृत मैदान जिसमें मोनेडनाक पाए जाते हैं, बचे हुए अवशेष को मोनेडनाक कहते हैं। हिमानीकृत मैदान हमने देखे। वायु घर्षित मैदान देखे जिसको हम पैडी प्लेन कहते हैं। पैडी प्लेन का संबंध किससे है? वायु घर्षित मैदान से। और कास्ट मैदान हमने देखे जो चूना क्षेत्र वाले में मिलते हैं। तो इस प्रकार मैदान चार प्रकार के होते हैं अपर्दन क्रिया के आधार पर। अब पढ़ते हैं निक्षेपणात्मक प्रक्रिया के माध्यम से। अभी तक हमने ये चर्चा की कि चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे और कोई ऊंचावच हो, इसको जल, वायु, पवन, हिम ये सारे बहा कर ले जाएंगे तो अपर्दन का कार्य होगा। तो ये समय के साथ में ये समतल के रूप में बदल जाएंगे, जिसको हम अपर्दनात्मक मैदान कहेंगे। लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं रहने हैं। अब ये जिसको बहा के लेके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कहीं पे इसको जमा भी करेगा, और जब ये जमाव करेंगे तो जमावने की क्रिया है उसको कहते हैं निक्षेप करना, और यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपणात्मक। और इससे जिस मैदान का निर्माण होता है उसका हम विभिन्न निक्षेपणात्मक मैदान को अभी देखने वाले हैं। पहला मैदान है जलोढ़ मैदान। ये नदी बह रही है। ये नदी क्या करेगी? ये कोई पर्वत है, ये पठार है, ये मैदानी इलाका है, और ये हमारा समुद्र है।
अब इसमें ये नदी बह रही है, यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है, बर्फ़ पिघल रही है, उसके साथ में ये नदी बहती बहती और यहाँ जा कर के समुद्र के अंदर मिल जाती है। अब होगा क्या, अब ये नदी यहाँ से बहेगी, ये ऊपर से आती है तो अपने साथ कुछ चट्टानों के टुकड़े काट करके लाएगी और यहाँ पे जमा कर देगी और यहाँ पे एक मैदान का निर्माण करेगी। इसको थोड़ा काट देगी तो ये मैदान का निर्माण हो जाएगा। ये मैदान कहलाएगा पर्वतपदीय या पीडमोंट मैदान, जहाँ पे पर्वत के पद पर इसका निर्माण हुआ है। साथ में क्या करेगी, नदी ये जो चीज़ें बहा के लेके आ रही है वो मैदानी भाग के अंदर भी जमा करेगी, इधर भी जमा करेगी, इधर भी जमा करेगी, ये खूब सारा यहाँ पे ये जमा करेगी। तो जब मैदानी भाग में इसको जमा करेगी तो उसको हम कहेंगे बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान। फिर ये नदी क्या करेगी, जब समुद्र में मिलेगी तो इस टाइम इसकी स्पीड धीमे हो जाएगी, तो इसका जो भार है वो भी यहाँ पे डिपॉजिट यानी निक्षेपित हो जाएगा। तो ये यहाँ जो निक्षेपित होगा उसको हम कहेंगे डेल्टा मैदान। और हम जानते हैं कि बाढ़ के मैदान का एग्जाम्पल देखना हो तो आप गंगा नदी का मैदान देखिए, नील नदी का मैदान देखिए, और ये जो मैदान होते हैं वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, इनके अंदर कृषि बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये जो इलाके होते हैं नदी के, बाढ़ग्रस्त मैदान और डेल्टाई मैदान। भारत में हम देखें तो गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र का ये मैदान है, ये किसका उदाहरण है, बाढ़ के मैदान का एग्जाम्पल है। यदि आप यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का ये इलाका देखें तो यहाँ पे जब निक्षेपों का जमाव किया गया है नदी के द्वारा तो इनको हम कहते हैं डेल्टा मैदान। तो यहाँ डेल्टाई मैदान का और यहाँ पे कृषि एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है। तो ये इलाके जो होते हैं जलोढ़ मैदान होते हैं, जलोढ़ यानी जल द्वारा लाए गए भार के जमाव से जिन मैदानों का निर्माण होता है उनको जलोढ़ मैदान कहते हैं, इनको कांपीय मैदान भी कहते हैं। नदी का मलबा जमा होता है और ये जो मैदान होते हैं ये नदी द्वारा निर्मित किए जाते हैं और ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, पर्वतपदीय पीडमोंट मैदान, बाढ़ग्रस्त मैदान और डेल्टा मैदान। अगला है निक्षेपणात्मक मैदान के अंदर दूसरे नंबर पे है हिमोड मैदान। सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है हिम के द्वारा। हिम कहाँ होगी, या तो पर्वत ऊंचा हो या उच्च अक्षांश हो। बहुत ही चीज़ें रटने के बजाय जैसे जैसे आपके कंसेप्ट यानी अवधारणाएं क्लियर होती चली जाएगी वैसे वैसे आप चीज़ों को एग्ज़ाम में सही करना शुरू कर दोगे। हिमानी द्वारा किसका निर्माण हुआ, पर्वत का और उच्च अक्षांशों का। अब ये हिमानी बहा करके लेके आई तो हिमानी क्या करेगी, अपने साथ जब बहेगी तो इसको तोड़ेगी, तोड़ेगी अपने साथ बहा के लाएगी और यहाँ पे ये इकट्ठा कर देगी। तो हिमानी द्वारा अब ये निक्षेप किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, और हम निक्षेपणात्मक मैदान के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपको मिलेगा कंकड़ है, बजरी है, ये देखो पत्थर है, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। तो ये जो इलाका है इसको कहते हैं टिल प्लेन। क्या कहते हैं, टिल प्लेन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि वायु घर्षित मैदान होते हैं वहाँ पे आपको मिलता है पैडी प्लेन, और ये हिमानीकृत मैदान है। अब हिम के द्वारा जमे गए पदार्थों से जो मैदान का निर्माण हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, टिल प्लेन कहते हैं, टिल प्लेन। फिर क्या होगा, यदि ये टुकड़े बड़े बड़े हो तो टिल प्लेन, और ये टुकड़े बहुत छोटे छोटे हो जमा किए हुए तो उसको कहते हैं आउट वॉश प्लेन, अवक्षेपित मैदान जिसपे बारीक कण पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आउट वाश प्लान का संबंध किससे है, आउट वाश प्लेन का संबंध किससे है, हिम से, जल से और वायु से। तो आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, आपका आंसर होगा आउट वाश प्लेन का संबंध हिमोड मैदान से है। इसका निर्माण हिम के द्वारा किया जाता है, और हिम वाले क्षेत्र के अंदर मुख्य विशेषता क्या है, वो है आपके टिल प्लेन, टिल प्लेन। ठीक है, टिल प्लेन क्या होता है, जहाँ पे आपको कंकड़ मिलते हैं, बजरी मिलती हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स मिलते हैं, वो टिल प्लेन होता है। और यही जब मटेरियल बहुत बारीक हो तो उसको हम कहेंगे आउट वैश प्लेन, आउट वॉश प्लेन। इसका संबंध किससे है, हिमोड मैदान से। आगे की ओर बढ़ते हैं, लोयस मैदान। मरुस्थलीय क्षेत्र है तो क्या होगा, शुष्क मिट्टी है, ढीली ढाली, उसको हवा क्या करेगी, उड़ा के लेके जाएगी, उड़ा के लेके जाएगी।
तो जब उड़ा के लेके जाती है तब तो होता है ये अपर्दन का कार्य। और हमने देखा था कि जब ऊंचे नीचे ऊंचावच हो और उसको हवा उड़ा के लेके जाए तो ये समतल में बदल जाता है, ऑलमोस्ट उसकी हाइट बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ से जो मैदान चला गया, इसका जो भाग है उसको हवा बहा के लेके गई, तो उसको हमने पढ़ा था, उसको तो कहते हैं पैडी प्लेन। क्या कहते हैं? पैडी प्लेन। पैडी प्लेन कहाँ पाया जाएगा? हवा के अपरदन वाले क्षेत्र के अंदर। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी हम पढ़ रहे हैं निक्षेपणात्मक क्षेत्र, जहाँ पे जाकर के ये मटेरियल जमा होगा। अब इसने उड़ाया यहाँ से और यहाँ ले जाके जमा कर दिया। अब ये जमाव है, यहाँ यहाँ पहले कोई पहाड़ नहीं था, पहले मैदान था। अब इसमें ला ला के मिट्टी ये जमा कर रही है, तो इसमें जो मैदान का निर्माण हुआ उसको हम कहेंगे लोयस मैदान। कहाँ मिलते हैं? चाइना के अंदर मिलते हैं, आपको अर्जेंटीना के अंदर मिलते हैं। लोयस मैदान का संबंध किससे है? पहली चीज़, लोयस मैदान का संबंध जो है वो हवा के निक्षेपणात्मक कार्य से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लावा निर्मित मैदान, ऐसे मैदान जिनका निर्माण ज्वालामुखी के लावा, राख, जब ये धरती के अंदर से ज्वालामुखी फूटता है तो ये अपने साथ खूब सारे पदार्थ लेकर के बाहर आता है अंदर से, और उनको ये जमा करता है। जब ये जमा करता है तब जिस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है उसको कहते हैं लावा निर्मित मैदान। किस प्रकार का उदाहरण है? लावा के द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से, निक्षेपित होने से जिस जिस प्रकार के पदार्थ का निर्माण हुआ उसको कहते हैं लावा निर्मित मैदान। इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा आपको? भारत के अंदर जो दक्कन प्रायद्वीप है वहाँ पे आपको लावा निर्मित मैदान के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। यदि ये जो जमाव है ये ज़मीन से ऊंचा हो, इसके किनारे तीव्र ढाल वाले हो, तब तो वो कहलाएगा पठार। लेकिन यदि ज़मीन से ज़्यादा ऊंचा नहीं हो और उसका वह समतल हो, ढाल मंद हो और क्रमिक हो, तो वो कहलाएगा मैदान। तो इस प्रकार लावा निर्मित मैदान का संबंध है ज्वालामुखी द्वारा लाए गए लावा और राख से जिस प्रकार का मैदान का निर्माण हुआ है उसको कहते हैं लावा निर्मित मैदान। आगे बढ़ते हैं। झील निर्मित मैदान। अब ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे नदी या ये झील है, यहाँ पे मान लो ये झील है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? नदी ला ला के जमा कर रही है। यहाँ से मान लो कोई नदी इसके अंदर घुस रही है, यहाँ से नदी घुस रही है, यहाँ से नदी घुस रही है। तो ये नदी क्या करेगी? अब से अपने साथ अवसादों को लेकर के आएगी, अपने साथ चीज़ों को लेकर के आएगी, और अवसादों को लेकर के आएगी तो इसके अंदर जमा करेगी। तो एक समय के बाद क्या होगा? मान लो ये झील है, ये इतनी गहरी है, अब नदी ने लाके इसमें कुछ कंकड़ पत्थर डाले, फिर डाले, फिर डाले, तो समय के साथ क्या होगा? ये भरती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरी फिलअप हो चुकी होगी, पूरी फिलअप हो चुकी होगी। और पूरी फिलअप हो चुके होने का अर्थ ये हुआ कि इसकी जो तली है वो ऊपर उठ गई, और तली ऊपर उठ गई तो ये किस में बदल गई? मैदान के अंदर बदल गई। अब चूंकि ये मैदान का निर्माण हुआ कहाँ है? झील के द्वारा हुआ है, अर्थात झील में हुआ है, तो इसलिए इस मैदान को क्या कहेंगे हम? झील निर्मित मैदान कहेंगे। अब ये धीरे 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 धीरे। दूसरा क्या होता है कई बार कि किसी कारणवश ये जो तली है ये ज़मीन से ऊपर उठ जाती है, और जैसे ही ये तली ऊपर उठ जाएगी तो इसका पूरा पानी बिखर जाएगा और ये मैदान का निर्माण कर लेगी। तो दो तरीके हैं झील निर्मित मैदान होने का, एक तो नदी द्वारा अवसादों के जमाव से, दूसरा तली के ऊपर उठने से। और एग्जाम्पल देखना हो तो अमेरिका का जो प्रेरी वाला क्षेत्र है वह उसका निर्माण जो हुआ है वो झील निर्मित मैदान है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने मैदानों के वर्गीकरण देखे, अब हम मैदानों का महत्व देख सकते हैं। हम जानते हैं कि मैदान समतल होते हैं, और जब समतल जगह हो तो इंसान घर आसानी से बना लेता है, वहाँ रह सकता है। तो इसलिए 80% जनसंख्या जो है वो आपको मैदानों में ही मिलती है सारे वर्ल्ड की। इसे सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं, द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन।
पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन या सभ्यताओं का पालना किसे कहते हैं, पर्वत को, पठार को या मैदान को। आपका आंसर होना चाहिए मैदान को ही क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, अगला क्वेश्चन, इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी होती है तो आप वहाँ खेती कर सकते हैं। खेती करने का मतलब है आपको खाना मिल जाएगा। जब पालने के अंदर बच्चा होता है उसको केयर की ज़रूरत पड़ती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसको टाइमली खिलाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही ये मैदान करते हैं, इंसानों को खाना प्रोवाइड करते हैं, उसके रहने के लिए समतल ज़मीन पैदा करते हैं, प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो घर बना सकते हैं। उसको कहीं आना जाना हो, सड़क बनानी हो, रेल बनानी हो तो बहुत सरल होता है। पानी है, नदी जा रही है, उससे नहर निकालनी हो तो वो बहुत सरल होता है। इन सब कारणों के कारण मैदान जो होते हैं उनको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। और सीधा मैदानों का महत्व पूछे तो 80% जनसंख्या मिलती है, इन्हें सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। यहाँ पे कृषि अच्छी की जा सकती है, यहाँ पे यातायात के साधन अच्छे ढंग से विकसित किए जा सकते हैं, यहाँ पे नहरें निकाल करके सिंचाई करना आसान होता है। ये सारे मैदानों का महत्व है। और हम वर्ल्ड में पढ़ेंगे तो हमें पता है कि जितनी भी सभ्यताएं हुई है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, सिंधु नदी के किनारे इसका निर्माण हुआ। यदि हम दजला फरात सभ्यता है, दजला फरात नदियों के अंदर देखें, पोटामिया की जो सभ्यता है उसका इन नदियों के निर्माण हुआ। आज हम यदि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र जो यूपी है हमारे कंट्री के अंदर, उसमें भी आप देखोगे गंगा और यमुना नदी के मैदान के अंदर इनका निर्माण हुआ है। अर्थात मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो आपको मैदानों के अंदर मिलती है। विश्व के जितने भी हैं, अब वो मैदान डेल्टाई मैदान हो सकता है, वो मैदान जो है वो बाढ़ग्रस्त मैदान हो सकता है, वो पीडमोंट मैदान हो सकता है, अलग अलग मैदान हमने देखे थे। लेकिन मैदानों के अंदर ही विश्व रहता है ऑलमोस्ट, ये हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हम जो प्रमुख भौतिक आकृतियां हैं उसमें पर्वत कंप्लीट बेसिक पर्वत के कंप्लीट कर चुके हैं, पठार के बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हमारा कंप्लीट होता है मैदान के बेसिक्स। ठीक है, मैदान का जो वर्गीकरण है वो हमने विभिन्न प्रकार से देख लिया। मैदान होता क्या है, वह समतल जगह जिसका ढाल मंद हो, उसने हमें मैदान कहते हैं। और क्रमिक भी हो, मंद भी हो और क्रमिक भी हो, उसको हम मैदान कहते हैं। मैदान जो होते हैं वह वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक। जब नदी पर्वत को काटती हुई चलती है, पठार को काटती हुई चलती है, तो नदीकृत मैदानों का निर्माण होता है, और जिसके अंदर जो शेष बचे हुए भाग होते हैं उनको मोनेडनाक कहते हैं। तो एक तो ये टर्म आपको याद रखना है, मोनेडनाक कहाँ पाए जाते हैं, नदी के अपर्दन कार्य से शेष बचे हुए मैदान के अंदर भाग मोनेडनाक कहलाते हैं। दूसरा हमने हिमानीकृत हिमानीकृत मैदान पढ़ा। ये उच्च पर्वतों पर, उच्च पर्वतीय भाग पर या फिर उच्च अक्षांशों के अंदर आपको मिलते हैं हिमानीकृत मैदान। ठीक है, उसके बाद मैंने वायु घर्षित मैदान, वायु के घर्षण से जब ऊंचाइयों का समतलीकरण कर दिया जाता है तो वायु घर्षित मैदान का निर्माण होता है। और वायु घर्षित मैदान का जो अवशेष है उसको हम कहते हैं पैडी प्लेन। पैडी प्लेन किस प्रकार की संरचना है, वायु घर्षित मैदान में स्थित छोटे मोटे ऊंचावच हो, ऐसा जो प्लेन होता है, मैदान होता है, उसको हम पैडी प्लेन कहते हैं। फिर हमने कास्ट पढ़ा था, जो चूना पत्थर वाले इलाकों के अंदर कास्ट मैदान पाए जाते हैं। फिर हमने मैदानों का वर्गीकरण किया निक्षेपणात्मक के आधार पर, जिसमें हमने पढ़ा जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान यानी भूसंतियों के अंदर दबाव पड़ने से, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का भार अधिक बढ़ने से जब ये मैदान के रूप में डेवलप हो जाते हैं तो उसे हम जलोढ़ मैदान कहते हैं। या फिर यही चीज़ हमें यदि सागर के अंदर देखें तो आसपास अर्थात जल के द्वारा लाए गए मैदान। इसके अलावा और क्या हो सकता है, नदी जब बहा करके लेके आ रही है, यदि पर्वत के पास में ही अवशेषों को जमा कर रही है तो उसको हम कहेंगे पीडमोंट मैदान या पर्वत पदीय मैदान, पर्वत पदीय मैदान। यदि ये मैदानी भाग में ला करके जमा कर रही है तो इसको हम कहेंगे बाढ़ग्रस्त मैदान। और यदि ये डेल्टा भाग में जाकर के जमा कर रही है तो इसको हम कहेंगे डेल्टाई मैदान।
गंगा का डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, ये सारे डेल्टा मैदान ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मैदान होते हैं। तो ये जलोढ़ मैदान हमने पढ़ा। उसके बाद हिमोड मैदान। हिम जो होती है वो अपने साथ बहाकर लाए गए पदार्थों को जब जमा करती है तो जिस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है उसको हम हिमोड मैदान कहते हैं। इसमें बड़े बड़े पथरीले कंकड़ पत्थर जब जमा कर दिए जाते हैं तो उसको टिल मैदान कहते हैं, और जब छोटे और बारीक कण जमा कर दिए जाते हैं तो उसके आउट वॉस मैदान कहते हैं। उसके बाद लोएस्ट मैदान, इसका निर्माण पवन या हवा द्वारा बहा कर लाए गए और जमा किए गए निक्षेपों से होता है, और ऐसे मैदान हमें चीन और अर्जेंटीना में देखने को मिलते हैं। लावा निर्मित मैदान, ज्वालामुखी द्वारा जब लावा के द्वारा मैदान का निर्माण होता है तो उसे हम लावा निर्मित मैदान कहते हैं, और ऐसे दक्षिण भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। झील निर्मित मैदान, जब नदियों द्वारा झील को भर दिया जाता है अवसादों से या झील की तली ऊपर उठ जाती है तो जिस मैदान का निर्माण होता है उसको हम झील निर्मित मैदान कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, एग्जामों में एक दो क्वेश्चन इसका ज़रूर पूछा जाता है। और याद रखने वाली चीज़ है पैडी प्लेन क्या होता है, मोनेडनॉक क्या होता है, ठीक है, टिल क्या होता है, आउटवॉस मैदान क्या होता है, पर्वतपदीय मैदान या पीडमोंट मैदान से आप क्या समझते हैं। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके टिप्स पे होने चाहिए, और किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, आरएस एग्ज़ाम हो, आईएएस एग्ज़ाम तक में ये चीज़ें पूछी जाती है, और कंसेप्ट क्लियर होने पर ही आप इसको अच्छे से कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और एक बार पुनः आप लोगों का कल अवर एकेडमी की क्लास में 7:30 बजे स्वागत रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खूब सारी मेहनत करें, और जो हमने सुविचार आज का पढ़ा था उस पर एक बार पुनः मंथन करें कि किसी भी शुरुआत करने के लिए कभी भी देरी नहीं होती है। लाइफ में अब तक नहीं हुआ है वो आज से शुरुआत करके किया जा सकता है। इट इज़ नेवर लेट, और कहा जाता है इट इज़ बेटर लेट देन नेवर, कि कभी नहीं करने से अच्छा है कि उसको देरी से ही कर लिया जाए। इसलिए ये भी कहा जाता है जब जगो तभी सवेरा। तो लाइफ में जब आप आज भी जग रहे हो तो बहुत एक अच्छी शुरुआत आज से भी आप करके अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हो, और आपका फ्यूचर अच्छा बने, आपको सारी सफलताएं मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।